नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 18,000 के पार जा चुकी है। 600 से ज्यादा लोग मौत के गाल में समा चुके हैं। जो संक्रमित उनमें एक बड़ी तादाद जमातियों की है। हम जानते हैं यूपी में भी कोरोना के कुल मामले लगभग 1300 के करीब पहुंच चुके हैं। 1200 से ज्यादा तो हैं और इनमें जमात से जुड़े लगभग 900 लोग संक्रमित हैं। जाहिर है ये बड़े खलनायक हैं इन हालात के। कई बार अनेकों लोग इन्हें जाहिल कहते रहे हैं, इनको शिक्षित और जागरूक किए जाने के तर्क देते रहे हैं, लेकिन आज जो खबर प्रयागराज से आई उसने इस तरह के तमाम तर्कों को किनारे करके एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि जिसने दुनिया को जागरूक किया हो, न जाने कितने होनहार छात्र छात्राओं को देश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र का ज्ञान बांटा हो, वो अपने बारे में सच न बताए, जमात में जाकर खुद को छिपाए, तमाम विदेशी जमातियों को छिपाए, तो फिर क्या किया जाए? क्या करे प्रशासन, क्या करे पुलिस, क्या करे व्यवस्था? ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो उन विदेशी जमातियों, इनके मददगारों और प्रोफेसर रहनुमा को नैनी जेल ले जाते वक्त की हैं। इन लोगों का क्वारंटीन का वक्त खत्म हो जाने के बाद इन्हें इन तस्वीरों में आप नैनी जेल ले जाते हुए देख पा रहे हैं। और आज इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया हमारे प्रयागराज संवाददाता मोहम्मद मोइन ने। अब आप मौके से भेजी गई उनकी रिपोर्ट देखिए। कोरोना का संक्रमण फैलाने और विदेशी जमातियों की मदद करने के आरोपी इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद को जेल भेजा जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के करेली इलाके के महबूबा गेस्ट हाउस में, जहां आप देख सकते हैं कि इसी एम्बुलेंस पर प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद को रखा गया है। यहाँ से उनको जेल ले जाया जा रहा है। प्रोफेसर शाहिद के साथ साथ 16 विदेशी जमाती और उनके कई मददगारों को भी जेल भेजा जा रहा है। इन सबको एम्बुलेंस के ज़रिए यहाँ से नैनी सेंट्रल जेल ले जाया जाएगा। तो प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद जो कि इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान विभाग में प्रोफेसर थे, उन पर शिकंजा प्रशासन का लगातार कसता जा रहा है। उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वो जेल भेजे जा रहे हैं और सरकारी नियमों के मुताबिक 24 घंटे तक जेल रहने पर निलंबन की कार्रवाई होती है। तो ये तय है कि प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद को कल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से निलंबित भी किया जा सकता है। इस बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील भराला, पूर्व आईपीएस अधिकारी सूर्य कुमार शुक्ला, मुस्लिम स्कॉलर नाजनीन अंसारी और प्रयागराज से हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन भी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है प्रयागराज से। हम मोइन से बात करेंगे, हम मोइन से समझेंगे कि ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ, कैसे प्रकाश में आया, कैसे इन प्रोफेसर के बारे में, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इन प्रोफेसर के बारे में पता चला। लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो इस्लामिक स्कॉलर हैं उनसे हम बात करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। नाजनीन अंसारी जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका, आप सभी का राजनीति के हमारे कार्यक्रम में, हमारी चर्चा में आज की। नाजनीन, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अगर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर जमात से आकर अपने बारे में जानकारी छुपाए, विदेश से आए हुए अपने साथी जमातियों के बारे में जानकारी छुपाए और तो और छुपने में उनकी मदद करे, तो ये लीगल दृष्टि से तो जो गुनाह है वो है, लेकिन नैतिक मूल्यों पर आप इसे कितना बड़ा अपराध मानती हैं या नहीं मानती हैं? जी बिल्कुल, मैं इसे एक बहुत बड़ा गुनाह मानती हूँ। गुनाह किया इन्होंने, पाप किया है, क्योंकि इन्होंने एक नहीं ना जाने कितनी जिंदगियों को खतरे में डाला है। राष्ट्रद्रोह किया है। इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बौद्धिक रूप से जिहाद फैलाने का काम किया है। बौद्धिक, पढ़े लिखे थे, प्रोफेसर थे, समझदार थे, मगर इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, वो है जिहाद फैलाना। तो ऐसे प्रोफेसर जो बौद्धिक रूप से आतंकवाद को, जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे प्रोफेसर के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम करके इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक नहीं न जाने कितनी जिंदगियों को खतरे में डाला है और ऐसे लोगों को छुपाया है जो खुद भी गुनाह कर रहे थे, जिन्होंने इस्लाम को ही नहीं पूरी मानवता को शर्मसार किया है। आज इनकी वजह से पूरे भारत का मुसलमान, जो आम मुसलमान है, जो ठेला लगाने वाला है, जो फल बेचने वाला है, जो सब्जी बेचने वाला है, जो छोटे मोटे काम करता है, जो पंचर बनाता है, उनकी तरफ लोग
शक भरी निगाहों से देख रहे हैं, उनके ऊपर शक किया जा रहा है कि इस तरह के लोग जो है जमातियों के साथ मिले रहते हैं। इन चंद जमातियों की वजह से पूरे हिंदुस्तान की मुसलमान के ऊपर शक की निगाहें खड़ी हो गई हैं। नाज़रीन, आपने बहुत कठोर शब्दों में इस बात की निंदा की है। इसका मैं तो स्वागत करता हूं। देखना होगा कि हमारे पैनलिस्ट इस बारे में और आपकी राय के बारे में क्या विचार रखते हैं। लेकिन पूरे घटनाक्रम को एक बार फिर से समझते हैं। ये मामला सामने कैसे आया। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए। मोइन, हमारे दर्शकों को बताइए, वैसे रिपोर्ट आपकी अभी हमारे दर्शकों ने देखी है, ये प्रोफेसर साहब के बारे में बताइए, इन विदेशी जमातियों के बारे में बताइए, ये प्रयागराज कब पहुंचे, कैसे ये मामला सुर्खियों में आया, प्रकाश में आया, उसके बाद चीजें कैसे आगे बढ़ी। मोइन जी बिल्कुल, पिछले महीने यानी मार्च के महीने में प्रोफेसर साहब नई दिल्ली गए थे, वहां जमात में शामिल हुए थे और जमात में शामिल होने के बाद जब वो प्रयागराज लौटे तो अपनी यूनिवर्सिटी गए। कई दिनों तक वहां बैठकर उन्होंने कामकाज किया था। 2 दिन उन्होंने इम्तिहान लिया था और जिन बच्चों का इम्तिहान लिया था उनकी संख्या थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 350 थी और तमाम कर्मचारियों से उनकी मुलाकात हुई थी, तमाम शिक्षकों से हुई थी। प्रोफेसर की तरफ से बाद में ये दलील दी गई कि जब वो एग्ज़ाम ले रहे थे तब यूनिवर्सिटी खुली हुई थी, इस तरह की कोई सख्ती नहीं थी। लेकिन जब देश में जनता कर्फ्यू का आह्वान हुआ, लॉकडाउन का लागू किया गया, उसके बाद सरकार की तरफ से अपील की गई, प्रशासन की तरफ से अपील की गई और सबको ये पता हो गया कि कोरोना छूत की बीमारी है, एक दूसरे के संक्रमण में आने से तेजी से फैल रही है। तो जो लोग जमात में शामिल हुए हैं वो सामने आए, अपना मेडिकल टेस्ट कराएं, जिन लोगों से मिले हुए हैं वो उनकी एक लिस्ट सौंपें ताकि उनकी मेडिकल जांच कराई जा सके। लेकिन प्रोफेसर साहब छुपे रहे, सामने नहीं आए, उन्होंने किसी को इस बात की जानकारी भी नहीं दी। उन्होंने खुद अपनी जिंदगी खतरे में डाली और उन 350 बच्चों की जिंदगी खतरे में डाली जो उन्हें गुरु मानते थे, उन्हें भगवान की तरह पूजते थे, उनके पैर छूते थे। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रोफेसर ने जानबूझकर गलती की है, जानबूझकर गुनाह किया है और 8 अप्रैल को उनको पुलिस ने उनके घर से पकड़ा। उसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया, नेगेटिव निकला। लेकिन अगर सोचिए, अगर प्रोफेसर को कोरोना हुआ होता, उनमें संक्रमण होता तो कितने बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी, तमाम टीचर्स और कर्मचारियों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। प्रोफेसर साहब जमात में गए थे, इसका खुलासा तब हुआ जब अब्दुल्ला मस्जिद में जो 7 इंडोनेशियाई नागरिक थे वो पकड़े गए। उनसे जब पूछताछ हुई तो उन इंडोनेशियाई नागरिकों ने यह बताया कि प्रोफेसर साहब ने उनको मस्जिद में ठहरने में मदद की थी। प्रोफेसर साहब के रसूख की वजह से ही मस्जिद में उन विदेशियों को जगह दी गई थी और मस्जिद में भी वो विदेशी नागरिक अकेले नहीं थे बल्कि 39 लोग थे, यानी 7 इंडोनेशियाई नागरिक, 2 और जमाती और करीब 32 ऐसे लोग थे जो उस मस्जिद में रह रहे थे। उन लोगों की जिंदगी भी खतरे में पड़ी थी। तो प्रोफेसर पर दोहरा आरोप है कि वो जमात में शामिल हुए, तमाम लोगों से उसके बाद मिले, उन्होंने अपने आप को छिपा कर रखा, खुद सामने नहीं आए, कोई टेस्ट नहीं कराया और जो विदेशी जमाती थे जो प्रयागराज में थे उनको उन्होंने छिपने में, पनाह देने में मदद की। तो एक शिक्षक से इस तरह की उम्मीद कतई नहीं की जा सकती है, जिस पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो समाज को सही राह दिखाएगा। जो भटके हुए लोग हैं उनको नियम कायदे कानून के बारे में जानकारी देगा, उन्हें यह हिदायत देगा कि आप नियम कायदे कानून का पालन करिए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा मोइन। हमारे साथ सूर्य कुमार शुक्ला साहब हैं, पूर्व IPS अधिकारी। शुक्ला साहब, आपने नाज़नीन अंसारी की बात भी सुनी, वो बहुत कठोर शब्दों में निंदा कर रही है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता, उनकी सारी रिपोर्ट भी आपने देखी और मुझे पूरा यकीन है शुक्ला साहब की ये पूरा प्रकरण भी आपको पता ही होगा। शुक्ला साहब, मुझे ये बताइए कि व्यवस्था क्या करे। मुझे तो ये समझ में हैरान हूं मैं कि प्रयागराज की पुलिस, प्रयागराज की व्यवस्था अब ऐसे प्रतिष्ठित, ऐसे अनुभवी प्रोफेसर से निपटे जो ऐसे जमातियों को छुपाने में लगा हुआ है, अपनी जानकारी छुपा रहा है अपने बारे में, या वहां पर दूसरी चीजें संभाले। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है और व्यवस्था के सामने जो मुश्किलात खड़े हैं उसका एक जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल भाई साहब, ये बहुत अफसोस की बात है, बड़ी चिंता की बात है कि बार बार प्रधानमंत्री जी के स्तर से देश में ये संकट की घोषणा की जा रही है। मुख्यमंत्री जी के स्तर से कहा जा रहा भाई जो लोग जमाती गए हैं जमात में वो अपना चेकअप करा लें ताकि हो सकता है उनको ना हो औरों को लग जाए, क्योंकि जमात में काफ़ी लोग पाए गए हैं कोरोना से संक्रमित। अब इसके बावजूद अगर इतने पढ़े लिखे लोग और इतने समझदार लोग, इनको क्या कहा जाए कि क्या उनको ये जानकारी नहीं थी, क्या वो जानबूझ के छिपा रहे थे? बहरहाल ये बहुत ही निंदनीय काम तो हुआ ही है कि एक प्रोफेसर स्तर के व्यक्ति ने इस प्रकार का
और साफ साफ फॉरेनर्स एक्ट का उल्लंघन किया जी। कि जो विदेशी लोगों को एक टाइम टेबल होता है कहां कहां जा सकते हैं कहां नहीं जा सकते, और वो फॉरेनर्स एक्ट का उल्लंघन कर रहे थे कि उनको प्रयागराज आने की छूट नहीं थी, फिर भी प्रयागराज आए और ये प्रोफेसर साहब ने उन लोगों की मदद की। मैं तारीफ करता हूं कि एलआईयू के लोगों ने और पुलिस के लोगों ने पता लगा करके इनका नाम निकाला, और ये लेकिन इस पर जड़ में जाने की बात है जी। कि जो ये इस प्रकार के लोग, मैं यही कहूंगा कि एक मीर जाफर ने प्लासी के युद्ध में गद्दारी की तो पूरा हिंदुस्तान अंत में गुलामी की चपेट में चला गया था। इसलिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, और इस प्रकार के लोग ये अकेले नहीं हैं, ये इस प्रकार के लोगों की काफी संख्या है। लेकिन ये भी सतर्कता रखने की बात है कि पूरी जमात यानी बिरादरी मुस्लिम भाइयों को इसके लिए ब्लेम करना उचित नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। नहीं तो इस देश बिल्कुल की शुक्ला जो साहब, कोरोना के खिलाफ महामारी के खिलाफ आपने ये जो बात कही लड़ाई- उसको इको कर दूं। जी। बिल्कुल एबीपी गंगा भी यही बात कह रहा है, पूरी कम्युनिटी को ब्लेम नहीं जी। करना चाहिए, या जो लोग कर रहे हैं उनको ये काम जी। बंद करना चाहिए। लेकिन सवाल यहां पर जी। यह है शुक्ला साहब की इलाहाबाद बिल्कुल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही अनुभवी प्रोफेसर, वो प्रोफेसर जो राजनीति शास्त्र पढ़ाता हो इतनी विख्यात जी। यूनिवर्सिटी में, और देखिए आप उन्होंने पता नहीं कितने होनहार छात्र छात्राओं को पढ़ाया होगा, आज वो कितने बड़े मकाम पर होंगे अपने अपने जीवन में आगे बढ़कर। उन प्रोफेसर जी। साहब से मैं तो कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूं कि उन्होंने ऐसा सोच कैसे लिया, ये उनके जहन में आ कैसे गया। समाज में जिसको इतनी मैं तो प्रतिष्ठा सोच हासिल रहा था है, कि वो शायद कैसे कर सकता है ऐसा? जैसे आप कह रहे हैं, मैं तो सोच रहा था कि वो शायद मैं सोच रहा था कि शायद अरबी फारसी वगैरह के दीनी तालीम के कोई प्रोफेसर होंगे जो ऐसा किए होंगे। लेकिन जब पॉलिटिकल साइंस मैंने सुना तो मुझे तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ बिल्कुल कि राजनीति विज्ञान पढ़ाने वाला कोई प्रोफेसर इस प्रकार की घटना में कैसे शामिल हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन इतना बताऊं कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो अभी इसका मतलब एक दूसरे पहलू से देखिए कि जो उसका क्रिमिनल पहलू है वो तो है कि पुलिस अपना कार्य कर रही है, इन पर कठोर कार्रवाई, महामारी अधिनियम, धारा 269, 270 आईपीसी। आपने धाराओं की बात की शुक्ला साहब, मैं टोक रहा हूं आपको, इसमें तो आपने धाराओं की बात चाहिए कही, आपने धाराओं की बात की, इसलिए मैं टोक रहा हूं यहां पर। अभी नाज़नीन अंसारी ने कहा कि ये तो राष्ट्रद्रोह का मामला है, ये तो राष्ट्रद्रोह का मामला है, ये तो देश के विरुद्ध की गई हरकत। जी बिल्कुल, ये पूरे कम्युनिटी को संकट में डाल देने का मामला है। देश को, मतलब देश स्तर पर जो पूरा युद्ध चल रहा है, इसी तरह तो होता था। याद करिए कि जब देश से विदेशी राष्ट्रों से कभी लड़ाई होती थी तो कोई आदमी निकल आता था जो गद्दारी कर जाता था। अब ये उस तरह के स्तर का मामला है, बहुत अफसोसजनक तो है ही। लेकिन इसकी जड़ में मैं गया, मैंने पता किया क्यों ऐसे लोग, एक काफी संख्या में लोग ऐसे हैं मुस्लिम बिरादरी में जो ये मानते हैं, जैसे पथराव की घटना आपने सुनी होंगी कई जगह हुई, बिल्कुल बिल्कुल, कि वो तो पकड़ के हमको कोरोना का इंजेक्शन लगा देंगे, वो हमको नसबंदी का इंजेक्शन लगा देंगे, और वो हमको तो देश निकाला कर दिया जाएगा, इसलिए रिकॉर्ड बन रहा। इस प्रकार की अफवाहें कई लोग फैला रहे हैं जो देशद्रोही किस्म के हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं, देशद्रोही तो नहीं है लेकिन राजनैतिक रूप से उनको बहुत गंभीर विरोधी हैं वो। और शासन प्रशासन के कुछ जो मोहल्लों के, हर मोहल्ले में होते हैं कुछ अपराधी बदमाश, वो 0.1% ही होते हैं। जी जी लेकिन वो लगे बिल्कुल ठीक बात है। देखिए ऐसी अफवाहों में शुक्ला साहब, बिल्कुल शुक्ला साहब, ऐसी अफवाहों में जो लोग आ जाएं उनको आप जाहिल कह लीजिए, उनको आप कम पढ़ा लिखा कह लीजिए, कम जागरूक कह लीजिए, उनको तो एक मिनट के लिए हम किनारे रख सकते हैं। लेकिन मैं भाजपा नेता को चर्चा में लेके आता हूं। सुनील भराला साहब, आपने सारा प्रकरण समझ लिया, मुझे यह समझाइए कि अब तक तो जाहिलियत को दोष दिया जा रहा था कि कुछ जाहिल लोगों ने पूरे देश में, प्रदेश में संक्रमण फैला दिया, मुसीबत बढ़ा दी। अब इसको आप क्या कहेंगे साहब? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का इतना अनुभवी प्रोफेसर, समाज में जिसको इतनी प्रतिष्ठा हासिल हो, वो ये सब करे, वो अपने बारे में छुपाए, दूसरे लोगों को छुपाए। भराला साहब, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, जमातियों का जो ये जमावड़ा है, और आज ये जो कोरोना वायरस को लेकर के पूरे देश में जो ये घूम रहे हैं, अभी भी देश के अन्य जितने भी नेता और देश के शुभचिंतक, भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने स्पष्ट रूप से अपील के रूप में कहा, अनुरोध किया है
कि जो भी इस कोरोना वायरस को टेस्ट करा लें, जो जमात में थे, जमात के अंदर छिपे हुए थे, और वहाँ से वो निकल कर के जो प्रदेश में अन्य अन्य स्थानों पर गए हैं, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट कहा कि वो आ जाएं और अपने आप को समर्पण कर दें। समर्पण करने का मतलब नहीं कि जो उनको रासुका लगा दी जाएगी या उनको जेल में या गोली मार दी जाएगी, उनको केवल टेस्ट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध किया था। परंतु उसके बावजूद भी अभी जब प्रयागराज के प्रोफेसर जैसे लोग भी इसके कोरोना वायरस को लेकर के घूम रहे हैं और उसको फैला रहे हैं, तो क्या समझा जाएगा? मैं तो समझ में ये आ रहा है केवल नहीं तो कि महामारी ये एक्ट का जो उल्लंघन पढ़े किया लिखे जाए। लोग भरला साहब, हैं, भरला साहब, कहीं ठीक है, इन लोगों ने एक लाइन में बताइए, महामारी एक्ट के उल्लंघन उल्लंघन का महामारी एक्ट तो कुछ नहीं या है। वीजा नियमों के उल्लंघन का ही मामला दर्ज हो या कुछ आगे भी हो? राजेंद्र जी, देखिए आज पूरा देश 130 करोड़ का देश आज लॉकडाउन में है और सब इस बात से पीड़ित है कि ये बीमारी भागे। इस बीमारी से वो लड़ रहे हैं सब योद्धा के रूप में, चाहे वो देश के चिकित्सक हैं, पुलिसकर्मी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, पत्रकार बंधु हैं, और ऐसे राशन और जो ड्राइवर लोग जो ढो रहे हैं पूरे देश में अपनी जान पर खेल करके, वो सब परेशान है। इनको ये धारावार तो छोटी चीजें हैं, इनको राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह है ये स्पष्ट रूप से, ठीक, कि इतना बड़ा करने के बावजूद भी और ये छुपा रहे हैं। और पढ़े लिखे लोग, ठीक, मान लो कोई चलो बिल्कुल ठीक आपने भरला अज्ञान साहब, बस कोई पढ़ा बड़ी लिखा खुशी है नहीं आपने है या नाज़रीन किसी अंसारी प्रकार और से सब लोग उसको की राय जानकारी लगभग एक नहीं है, जैसी है। तो भरला ये साहब, मुझे 30 प्रोफेसर सेकंड्स के एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, सुरक्षा ब्रेक के लिए। वापस लौटते ही राष्ट्रद्रोह के मामले को आगे बढ़ाने वाली जो बात है आपकी, उसी पर आपकी बात सुनेंगे इस बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। अब जो है सुनील भरला साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इस वक्त वो चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ। वो कह रहे हैं राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है। भरला साहब, आप रूलिंग पार्टी के नेता हैं, आप ये जो विचार यहां व्यक्त कर रहे हैं, ये विचार इस माध्यम से तो खैर शासन तक जा रहा है, लेकिन आप अपनी ओर से इस बात को आगे बढ़ाएंगे? नहीं, शासन से मैं ये कहना चाहूँगा इसमें, आज ये जो प्रयागराज के तो प्रोफेसर हैं, मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में ऐसे और बहुत सारे प्रोफेसर हैं अभी जो छुपे हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी का जो अपील और अनुरोध है जी, उसको जहाँ भी हो, और गंगा अपने एबीपी न्यूज चैनल के माध्यम से जो सुन रहे होंगे, वो अभी भी देश के हित में, राष्ट्र के हित में, वो जहाँ भी हैं, चाहे वो मस्जिद में बैठे हैं, चाहे वो अपने घरों में हैं, चाहे हॉस्टलों में हैं, चाहे किसी भी स्थान पर वे हैं, ऐसे लोग जिनको लगता है कि हम कोरोना वायरस के संदिग्ध जमाती हैं, वो तत्काल प्रभाव से उनको बाहर स्वयं आना चाहिए। देश के हित में कम से कम जो इस पूरे कलंकित किया है उन्होंने, नहीं, ये सवाल मैं आगे बढ़ाता हूं। नाज़रीन अंसारी, भरला साहब कह रहे हैं कम से कम वो दाग, ठीक, आपकी बात आ गई भरला साहब, आपकी बात आ गई। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि ये खाली प्रयागराज का प्रकरण नहीं है, ये और भी इलाकों में हो रहा है प्रदेश के। नाज़रीन अंसारी, आप सुनील भराला की इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि ऐसे प्रोफेसर, ऐसे पढ़े लिखे लोग, ऐसे राष्ट्रद्रोही लोग सिर्फ प्रयागराज में नहीं हैं, प्रदेश के और इलाकों में भी हैं? जी बिल्कुल। अगर ऐसे लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं, बहुत सारे और भी जगह पर हो सकते हैं जो इस रूप में बौद्धिक एक ऐसे प्रोफेसर के रूप में छुपे हुए हों। और प्रोफेसर ही नहीं, बहुत सारे शिक्षक भी हो सकते हैं जो मदरसों के शिक्षक हैं, और तमाम तरह के लोग हो सकते हैं जो इन सारी चीज़ों में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बिना किसी के शामिल हुए ये लोग इस तरह से पूरे साजिशन जगह जगह पर जाकर के छुप रहे हैं और खुद जो है इन सारे जिहाद को फैला रहे हैं। तो ऐसे लोग साजिशन जगह जगह लोगों को छुपाने का काम कर रहे हैं। और ये लोग सिर्फ छोटी मोटी साजिश के तहत ये काम नहीं कर रहे हैं, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के तहत ये काम कर रहे हैं। और इन्होंने पूरी साजिश बनाई हुई है कि किस तरह से भारत को और अन्य देशों को भी कोरोना के ये तो आप बहुत बड़ी बात कह गई। नाज़रीन, आप कह रही है कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, और इनकी आप कह रही है ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं, दूसरे देशों के खिलाफ भी है। बिल्कुल ये इनकी साजिश है। ये सिर्फ हमारे देश में घुस करके ये काम नहीं कर रही है, और भी देशों में घुस करके इस तरह का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि भारत के लोग आपने बहुत बड़ा बयान नाज़रीन रिकॉर्ड पे दिया है। ठीक, मैं ये सवाल सूर्य कुमार शुक्ला इसे पूछूंगा कि वो आपके इन विचारों से कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं, लेकिन हमें
ब्रेक पर जाने से पहले नाज़नीन अंसारी कह रही थी कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है भारत के खिलाफ, और वो तो यहां तक कह गई कि सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं बल्कि दुनिया में कुछ दूसरे देशों के खिलाफ भी है। सूर्य कुमार शुक्ला साहब हमारे साथ हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं, चर्चा में शामिल हैं। शुक्ला जी, क्या कहेंगे आप इन विचारों पर? जी मैं एक जी नाज़नीन, आपने बात पूरी कर लीजिए। मैं एक बात और ठीक है शुक्ला जी, एक सेकंड, जरा सा नाज़नीन कुछ और भी कहना चाह रही हैं, बताइए। जी देखिए, जहां इस समय पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व कोरोना जैसे संकट से जूझ रहा है, वेटिकन सिटी बंद है, मक्का मदीना बंद है, हमारे देश के तमाम मंदिर बंद है, तो ये लोग जगह जगह किस रूप में किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं? जब पूरे हमारे इस्लामिक जो ठीक आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई नाज़नीन, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई नाज़नीन। ठीक क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? जी आपकी बात आ गई। शुक्ला जी जी भाई साहब, ये मूलतः धर्म धार्मिक कट्टरता का मामला है कि जो देश के संविधान को नीचे समझने और शरिया को ऊपर मान लेने, ये वहां से शुरू होती है दिक्कत। अब देश में लोकतंत्र है और सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी दलों के लोगों को स्थान देना है, तो उसमें ये सबको मानना ही पड़ेगा, मुस्लिम भाइयों को भी मानना पड़ेगा कि शरिया के ऊपर देश का संविधान है। और ये जो भड़काने वाले लोग हैं कि नहीं हम संविधान के ऊपर शरिया को मानते हैं, धार्मिक कानून ऊपर है, तो यही जो नाज़रीन जी कह रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, वो जड़ में यह बात है। हमको उसके लिए आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है कि देश के जितने भी स्कूल, मदरसे, सारे जगह पर एक साइंटिफिक अप्रोच वाले हम नागरिक तैयार करें, और वरना वो आपने सुना होगा, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। अगर हमने उनको कभी साइंस, कंप्यूटर, बायोलॉजी, जूलॉजी कभी पढ़ाया ही नहीं तो मोटे तौर पर शुक्ला जी आपने नाज़रीन अंसारी की भावना को इको किया है। प्रोफेसर जी इस तरह की बात ठीक कह रहे हैं आपने मोटे तौर पर नाज़रीन अंसारी की बात को स्वीकार किया है कि वैचारिक साजिश है ये। एकता दिखाने का जो अवसर है इस समय। जी मोइन में आखिरी कमेंट जी बिल्कुल सही कहा आपने शुक्ला जी। मोइन बोलिए। राजेंद्र जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देशद्रोह की बात उठी है तो प्रोफेसर के खिलाफ जो 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं उनमें जो धाराएं हैं उनमें 5 साल से ज्यादा की सजा नहीं है, यानी उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी और गिरफ्तारी होने के बाद उन्हें जेल नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने समझा कि उनका जो गुनाह है वो कितना गंभीर मामला है। एक तरफ तो कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए जिन मामलों में 7 साल से कम की सजा है उन कैदियों को जेल से रिहा किया गया है, 8 हफ्ते के लिए जेल से पर्सनल बॉन्ड पर रिहा किया गया है। लेकिन जिसमें 7 साल से कम की सजा है, प्रोफेसर को उस मामले में जेल भेजा गया है। तो ये सिर्फ कानूनी धाराओं के आधार पर नहीं, ये समझा जा सकता है कि समाज को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे थे वो। इस आधार पर मजिस्ट्रेट ने आज उनको जेल भेजा है, तो उनके गुनाह का अंदाजा बिल्कुल इसी तरह से लगाया जा सकता है। बिल्कुल एक शिक्षक से हम इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकते जिस पर समाज को सही राह दिखाने की जिम्मेदारी होती है, वो इस तरह की गलती करे। बिल्कुल मोइन, आपने आखिर में जो ये बात स्पष्ट की हमारे दर्शकों के सामने, इससे ये साबित होता है कि जो विषय हमने उठाया था इसकी गंभीरता मजिस्ट्रेट ने भी समझी है और उन्होंने भी समझा है कि ये जिन एक्ट्स में मुकदमा दर्ज किया गया उससे भी ज्यादा गंभीर मामला है और इसीलिए जेल भेजा गया। आप सभी का बहुत धन्यवाद। शुक्ला जी, नाज़नीन अंसारी, भराला साहब और मोइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपने दी इस विषय पर हमारे दर्शकों को, और आप सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद राजनीति का आज का अंक देखने के लिए। नमस्कार।